प्रदेश अध्यक्ष जो खुद चुनाव हार चुके हैं वो 2 सीटें जिता पाएंगे? जितनी भी हमारी योजनाएं थी जो कांग्रेस ने वायदे करे थे वो शायद हम जमीनी तौर पर नहीं आम इंसान को बता पाए। नैनीताल सीट पे प्रत्याशी चयन में देर हुई है। टिकट पहले जो डिक्लेयर करे गए थे उसी के साथ ये डिक्लेयर होने चाहिए था। देखिए, सारे नामों पर गहन विचार हुआ और ये आगे के लिए भी हमारे लिए चिंता का विषय है और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे हल्द्वानी के युवा विधायक सुमित हृदय से। सुमित हृदय यहाँ पे काफ़ी जुझारू नेता है और इनसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान कैसा माहौल था और कांग्रेस यहाँ से चुनाव क्यों हार गई। सुमित जी, आपका अमर उजाला में स्वागत है। क्या कारण रहा कि इतना संघर्ष के बावजूद लगातार तीसरी बार यहाँ से नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस चुनाव हार गई? नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस, क्योंकि पहले चरण में मतदान था और उस पहले चरण में हमारे पास एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी थी कि हम यहाँ पे जो अपना परचम लहरा सकें, लेकिन कई कारण रहे और मेरे को लगता है क्योंकि एक तो मैनिफेस्टो भी 3-4 दिन पहले ही चुनाव की जब तिथि थी उससे रिलीज हुआ, तो जितनी भी हमारी योजनाएं थी जो कांग्रेस ने वायदे करे थे वो शायद हम ज़मीनी तौर पर नहीं आम इंसान को बता पाए। साथ ही साथ हम लोगों ने जो विषय उठाए थे, चाहे सदन हो, सड़क हो, अग्निवीर हो, अग्निपथ हो, चाहे बहन अंकिता भंडारी का विषय जो पूरे उत्तराखंड को शर्मसार जिसने करा, ऐसे हमने कई सारे विषय उठाए थे, लेकिन जनता तक शायद हम अपना संदेश ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए। समन्वय की तो मैं कमी नहीं कहूँगा क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी से चुनाव लड़ाया, लेकिन कारणों पे अभी समीक्षा जारी है और मेरे ख्याल से जल्दी एक समीक्षा बैठक भी देहरादून में बुलाई जाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रत्याशी के चयन में, नैनीताल सीट पे प्रत्याशी के चयन में देर हुई है? जी, प्रत्याशी के चयन में देर भी हुई और थोड़ा असमंजस भी था जो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टिकट पहले जो डिक्लेयर करे गए थे उसी के साथ ये डिक्लेयर होने चाहिए था। तो ये जो असमंजस रहा, और क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जो विधायकगण हैं, इन लोगों ने कुछ राय अपनी भेजी थी और उसके बाद चयन हुआ, तो उसमें देरी जो हुई उसमें समय कम मिला। 23 मार्च को चयन हुआ था, मुझे ध्यान है अच्छी तरीके से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रत्याशी के सिलेक्शन में भी कोई पार्टी लेवल पे चूक हो गई, जिसकी एक वहाँ पे एक सेंटर में मिनिस्टर रहे और दूसरे ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस ने दिया जो 2 बार खुद का चुनाव हार चुके हैं जी विधानसभा को? तो क्या ऐसा लगता है? देखिए, तो प्रकाश जोशी जी स्वयं मेरे साथ 7-8 महीने पहले मेरी गाड़ी में बैठे थे, तो मैंने उनसे निवेदन करा था कि आप अगर लोकसभा लड़ना चाहते हैं तो अभी से आप भ्रमण कर दीजिए। तो उस समय उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई थी और वो संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त थे। कांग्रेस ने उन्हें कार्यों में लगा रखा था, तो उनकी जो संगठन में जो क्षमताएं थी उनका सदुपयोग हो रहा था। लेकिन अंत में चयन उन्हीं के टिकट का हुआ। उनको ही सूचना बड़ी देर रात में मिली कि अगर आप उनसे पता करें, जो उन्होंने बताया कि ये चुनाव आपको लड़ना है। एक बारी पार्टी ने जब टिकट दे दिया, सब एकजुट हुए। देखिए, जितने विधायक हैं, सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्षी हैं, हम सब ने यहाँ पे पूरजोर मेहनत करी, पूरी कोशिश करी। अब परिणाम जो है वो जनता ने जो परिणाम दिया उसको स्वीकार। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत भी महत्वपूर्ण सीट थी? इस सीट से ND तिवारी चुनाव लड़ चुके थे, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य या उपनेता प्रतिपक्ष कापड़ी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था। नहीं, देखिए, ताकतवर तरीके से, ताकि एक सीट यहाँ से निकले। देखिए, सारे नामों पर गहन विचार हुआ और देखिए, अंत में हाईकमान जो होता है उसका निर्णय होता है, सर्वोपरि होता है, सर्वमाननीय होता है। तो जो निर्णय हाईकमान ने लिया, अब उस पर अगर हम प्रश्न चिन्ह आज की तारीख में उठाएं तो सही नहीं है। नहीं, तो ऐसा भी आ रहा था कि बहुत जो दिग्गज नेता थे प्रदेश जी, वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अब बैक टू बैक हो रहे थे। देखिए, मतलब मैदान छोड़ रहे थे। देखिए, ये चूक हुई है 100%, क्योंकि देखिए परिणाम, देखिए मैं आपको फिर भी बता दूं, उत्तराखंड क्योंकि पहले चरण में था, पहले चरण में ना कांग्रेस समझ पाई थी, ना जनता समझ पाई थी, ना भाजपा समझ में कि कौन कितने पानी में। वो तो धीरे 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 जब चुनाव की गति बढ़ी, जब तक अंतिम चरण आया, तब तक पूरी भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल चुका था। पहले चरण में कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हिचक रही और इससे नुकसान हुआ। ये अवश्य बात, ये मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो स्टेट लीडरशिप है वो कांग्रेस एक समय इंदिरा हृदय जी, ND तिवारी जी, हरीश रावत
जो दिग्गज होते थे, अब वो उस ताकत के साथ वो अब नहीं रह गया, और वो कांग्रेस भी वैसा नहीं रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष जो खुद चुनाव हार चुके हैं, वो खुद ऐसा लग रहा है कि क्या वो 2 सीटें जिता पाएंगे क्या, या उनकी सीट पे वो क्या चुनाव जीत पाए हैं क्या, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं एक बात अपनी माता जी की अवश्य, उनके जाने के बाद से मेरे को अवश्य थोड़ा स्वरूप राजनीति का बदला हुआ सा लग रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा स्तंभ थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उनके विचार थे वो काफ़ी लोग उसे गंभीरता से सुनते और समझते थे। और विशेष कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, जब तक वो जीवित रही, बहुत लॉयल्टी के साथ और परिपक्वता के साथ उन्होंने यहाँ कार्य करा। आज भी हमारे पास हमारे सीनियर लीडरशिप है, प्रीतम सिंह जी हैं, आदरणीय हरीश रावत जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं। लेकिन प्रीतम सिंह जैसे लोगों को, जो प्रभावशाली हो सकते हैं, जो जुझारू हैं, उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सीईसी के मेंबर है, वो तो ऐसी समिति के विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा के नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। उससे एक नहीं गया, नेगेटिव मैसेज नहीं गया, जिस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार भी गई, उसका रीजन रहा। देखिए, माता जी का निधन हुआ तब वो सीएलपी थी और प्रीतम सिंह जी पीसीसी थे, और पहली बारी शायद कांग्रेस के उत्तराखंड के इतिहास में, शायद पूरे भारत के इतिहास में, जो सीएलपी और पीसीसी थे वो एक मत से, एक ध्वनि से बात कर रहे थे। तो समन्वय बहुत अच्छा था। तो मेरी माता जी का जो निधन असमय हुआ, उससे अवश्य नुकसान तो हुआ ही। अब प्रीतम सिंह जी उस पद पे आए, आदरणीय गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने। अब 2000 जो हमारा 22 का चुनाव था, उसके जो परिणाम थे हमारे अनुरूप बिल्कुल नहीं आए। उसके कई कारण थे, लेकिन मैं ये उत्तराखंड कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस हार गई। जी, ये तो सारे सर्वे, आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपकी एलआईयू है, आपके अधिकारीगण हैं, ये सब मान के चल रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही। लेकिन अगर आप देखें, पहाड़ों में कांग्रेस का प्रदर्शन सही नहीं रहा। मैदानी क्षेत्रों में अच्छा रहा, लेकिन पहाड़ में कांग्रेस का सफाया हुआ, और ये आगे के लिए भी हमारे लिए चिंता का विषय है, और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें आपके अलावा कई कांग्रेस के विधायक जो थे, लगभग पूरे कुमाऊं में अपना बूथ तक हार गए। इसका क्या रीजन रहा है? नहीं, ये वाकई में बड़े दुख का विषय है, और मैं इतना बता दूं, विधानसभा भी हार गए और बूथ भी हार गए। विधानसभा तो देखिए, मैं तो अल्प मतों से 512 वोट से, अगर आप बाकी देखें आसपास की विधानसभाओं को, तराई गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने। अब 2000 जो हमारा 22 का चुनाव था, उसके जो परिणाम थे हमारे अनुरूप बिल्कुल नहीं आए। उसके कई कारण थे, लेकिन मैं ये उत्तराखंड कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस हार गई। जी, ये तो सारे सर्वे, आपकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपकी एलआईयू है, आपके अधिकारीगण हैं, ये सब मान के चल रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही। लेकिन अगर आप देखें, पहाड़ों में कांग्रेस का प्रदर्शन सही नहीं रहा। मैदानी क्षेत्रों में अच्छा रहा, लेकिन पहाड़ में कांग्रेस का सफाया हुआ, और ये आगे के लिए भी हमारे लिए चिंता का विषय है, और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें आपके अलावा कई कांग्रेस के विधायक जो थे, लगभग पूरे कुमाऊं में अपना बूथ तक हार गए। इसका क्या रीजन रहा है? नहीं, ये वाकई में बड़े दुख का विषय है, और मैं इतना बता दूं, विधानसभा भी हार गए और बूथ भी हार गए। विधानसभा तो देखिए, मैं तो अल्प मतों से 512 वोट से, अगर आप बाकी देखें आसपास की विधानसभाओं को, तराई की विधानसभाओं को, 20,000 25,000, तो 512 में मैं अपनी नैतिक जीत कहीं ना कहीं मान सकता हूं कि मुकाबला तो रहा। हाँ, लेकिन बूथ की जहां पे बात है, बूथ विधानसभा चुनाव में भी मैं आपको बता दूं, देखो, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अपने बूथ का अध्यक्ष भी हूँ, तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी मैं ही ले रहा हूँ। 50 वोट से मैं अपने विधानसभा चुनाव में हारा, लेकिन वहां पे क्योंकि सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग हुआ था पूरे उस बूथ में, क्योंकि एक पूरी बस्ती है पीछे जो माता जी ने ही बसाई, संरक्षण करा, वो तो समय की बात है। अब ये आप ये देख लीजिए, तराई में जितना हमारा बंगाली समाज है, सब इंदिरा गांधी जी का बसाया हुआ है, लेकिन आज सब भाजपा को वोट डाल रहे हैं। तो राजनीतिक जो स्वरूप है, इसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। परिश्रम में कमी नहीं है, कहीं हमने चिंता में कमी नहीं है कि हमारा बूथ जीतना चाहिए, लेकिन आपके अखबार ने तो भली भांति सबका ही ब्यौरा और चिट्ठा छापा, तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ। देखिए, नेता कितना भी बड़ा हो, हालांकि वो तो बीजेपी वाले भी बूथ हार गए। जी, मैं तभी कह रहा हूँ कि आपने तो सर्वदल जो बूथों की स्थिति थी, वो आपने बड़ी बखूबी, मैं आपको बधाई देता हूँ। और देखिए, ये आईना दिखाना भी आवश्यक है, और हम अपने बूथ में अब कैसे मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारी उपलब्धता, वो बूथ वाले जितने लोग हैं, सबसे पहले मेरे घर पे ही आते हैं, उनको कोई काम होता है।
हमने लेकिन कभी ये नहीं देखा हमें वोट कितना पड़ा उस हिसाब से हम काम करें। तो आज भी सहजता के साथ और एक विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, बूथ हो या विधानसभा हो, उसमें कार्य करना पड़ेगा। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे बुजुर्ग नेता हैं और युवाओं को यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है, तो अब लीडरशिप के तौर पे, स्टेट लीडरशिप के तौर पे नए यूथ्स को जिम्मेदारी देनी चाहिए कांग्रेस को? देखिए, दे ही रहे हैं। भुवन कापड़ी जी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया ही गया है और करण मेहरा जी भी युवा ही चेहरा है, मैं उनको युवा ही मानूंगा और काफी ऊर्जावान है। तो मौका तो मिला है, लेकिन जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप का भी रोल क्लियरली डिफाइन करके एक समन्वय बैठाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो कि कांग्रेस उस दृष्टि में कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि समीक्षा बैठक जो मैं आपसे कह रहा हूँ जल्द होने वाली है और बंद कमरे में, देखिए बंद कमरे में जो बात असलियत होगी उसको सामना करा जाएगा। पब्लिक फोरम पे बात नहीं कही जा सकती है और कहनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि हरीश रावत जी जो पूर्व सीएम है, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए उत्तराखंड में? नहीं, देखिए हरीश रावत जी ऐसे हमारे सीनियर नेता हैं। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी लोकसभा नहीं है, कोई जनपद नहीं है, कोई मंडल नहीं है जहाँ पे हरीश रावत जी नहीं घूमते या नहीं लोगों से मिलते। लेकिन वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, अब उनके बेटे भी चुनाव हार गए। जी 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 नहीं, लेकिन बेटी तो जीती। हमारी बहन अनुपमा रावत सांसद है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, विधायक है हरिद्वार ग्रामीण से। अब सांसद का जो चुनाव हुआ पिछली बारी के विपरीत इस बारी कम मतों से वहाँ पे पराजय हुई है और अच्छी खासी हम विधानसभाएं भी जीते हैं। तो इसलिए परफॉर्मेंस अच्छा रहा। देखिए, परिणाम नहीं उसमें तब्दील हो पाए ये बात सत्य है, लेकिन मेरे ख्याल से परिश्रम में कहीं कमी नहीं है। और देखिए, रावत जी हार नहीं मानते, सबसे बड़ी खासियत उनकी है। चुनाव तो वो कई हार गए, ये बात सत्य है, प्रमाणित है, लेकिन ये बात भी प्रमाणित है व्यक्ति हार नहीं मारता, उनसे सीखने को काफी चीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है उनकी वजह से? नहीं, ऐसा तो देखिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए उनका काफी कई लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि हरीश रावत जी को अब संन्यास लेना चाहिए या उनको सलाहकार की भूमिका में आ जाना चाहिए। कांग्रेस के ही लोग लिख रहे हैं, बीजेपी के लोग नहीं। ये जो ज्ञानदाता है बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ओपन फोरम है, सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है कि इंसान कुछ भी लिख सकता है। लेकिन ये जो लोग लिख रहे हैं, जैसे समीक्षा विधायकों की आपने अभी बूथों की करी, अपने बूथों की स्थिति उनको भी बतानी चाहिए, क्योंकि हर बूथ पे सुमित हृदयेश नहीं जा सकते, प्रीतम सिंह नहीं जा सकते, हरीश रावत नहीं जा सकते। लेकिन अगर कांग्रेस का वाकई में कोई समर्थक है, वो अपने बूथ में कितनी मेहनत कर रहा है, उस बूथ में कितना उसने परिश्रम करा है, कितनी उसको चिंता है, अवश्य उसका भी ज्ञान हमें अर्जित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि ये लोकसभा चुनाव लोगों को लग रहा था कि बीजेपी जीत रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने मेहनत ही नहीं की, ऐसा था क्या? नहीं, मेहनत में अगर आपको कहीं नैनीताल में कमी दिखी, हमारे को तो सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक हम लोगों ने तो दिन रात मेहनत करी, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी देखिए जनमत है अब, लेकिन अब देखिए ना 2019 के विपरीत जो परिणाम अब आए हैं, अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने राइज लिया है, उछाल लिया है, हमारी स्टॉक ने उछाल लिया है। और भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे लाने को में जो लोगों ने सहयोग दिया है, तो ये बात सही है, बहुत बड़ा युद्ध था, उसका एक हिस्सा ये जंग थी, लोकसभा का चुनाव हमारा उत्तराखंड का। लेकिन हमारे योद्धाओं ने कहीं कमी नहीं छोड़ी, अंतिम वोट तक, अंतिम बटन जब तक ना दब जाए, तटस्थ रहे, तो इसलिए सबको सलाम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे आने वाला जो निकाय चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस किस लेवल पर तैयारी कर रही है, या आपके लेवल पे क्या तैयारी हो रहा है, जो हल्द्वानी या नैनीताल के लिए? नहीं, देखिए हमारी जो, मैं अगर हल्द्वानी की मैं बात करूँ तो सारे नगर निगमों में जो भूमिका बननी चाहिए अभी तक जो नहीं हुआ है, वो अब होने वाला है कि हमारे प्रभारी नियुक्त करे जाएंगे नगर निगम के। तो उनकी मॉनिटरिंग में बूथ लेवल तक की जो सूचियां हैं उसका सत्यापन होगा पीसीसी के द्वारा। और देखिए, जब बूथ की सूची तैयार है, बूथ अध्यक्ष तैयार है, वार्ड अध्यक्ष तैयार है, जब सेना तैयार है, जब पूरी बारात तैयार है, तो इसलिए सबको सलाम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे आने वाला जो निकाय चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस किस लेवल पर तैयारी कर रही है, या आपके लेवल पे क्या तैयारी हो रहा है, जो हल्द्वानी या नैनीताल के लिए? नहीं, देखिए हमारी जो, मैं अगर हल्द्वानी की मैं बात करूँ तो सारे नगर निगमों में जो भूमिका बननी चाहिए अभी तक जो नहीं हुआ है, वो अब होने वाला है कि हमारे प्रभारी नियुक्त करे जाएंगे नगर निगम के।
तो उनकी मॉनिटरिंग में बूथ लेवल तक की जो सूचियां हैं उसका सत्यापन होगा पीसीसी के द्वारा। और देखिए, जब बूथ की सूची तैयार है, बूथ अध्यक्ष तैयार है, वार्ड अध्यक्ष तैयार है, जब सेना तैयार है, जब पूरी बारात तैयार है, बाराती तैयार है, तो दूल्हे का इंतजार होता है। तो कांग्रेस जिसको टिकट दी, हाँ, लेकिन अवश्य जिताऊ कैंडिडेट क्राइटेरिया है और जिताऊ कैंडिडेट ही क्राइटेरिया रहेगा। हमें अपने आपस के जो मतभेद होंगे, मनभेद तो खैर किसी से नहीं, लेकिन जो मतभेद है उनको दूर कर कर कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ाना पड़ेगा। हल्द्वानी से नगर निगम से मेयर का किसे प्रत्याशी बना रही है कांग्रेस? जिसको पार्टी टिकट देगी। 2-3 नाम आपके तरफ से जो सुझाए जाएंगे पार्टी? नहीं, मेरे 2-3 नाम नहीं है, सूची लंबी है, क्योंकि काफी लोगों ने अभी तक अपने दावे पेश नहीं करे। कुछ लोगों ने पेश करे हैं, कुछ लोग पेश करने वाले हैं, और कई ऐसे अज्ञात लोग भी होंगे जो अपनी संभावना टटोल रहे होंगे। तो 1 या 2 का नाम लेना उनके साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा, बीच बीच में कई बार ये चर्चाएं चलती है कि सुमित हृदय भी बीजेपी आने वाले जो 2027 के चुनाव उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? अभी तक तो कोई भी सच्चाई नहीं है इसमें। आप ये तो सुनी हुई बात, ये तो मतलब माता जी के समय से 2017 से बातें चल रही हैं। जब ये आप तक बात पहुंचती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल पहुंचती है। हमारे समर्थक ही फोन कर देते हैं कभी कभी कि भैया क्या हो रहा है, हमने सुना है आप बीजेपी में जा रहे हो। तो ऐसी कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने जो सम्मान दिया है और कांग्रेस का जो स्वरूप है बड़ा लोकतांत्रिक है। इसमें एक आज़ादी की सांस लेकर हम लोग अपना कार्य करते हैं। हम लोगों में अनुशासन, मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूँ, मेरे में इतना है कि मैं पार्टी फोरम पे ही अपनी बात रखता हूँ। अगर मेरे को कोई विचार रखना है, कोई अगर दुख है, परेशानी है, तो मैं पब्लिक फोरम पे वो बात नहीं रखूंगा। तो ये परिपाटी कांग्रेस में बनाने की आवश्यकता है, इस पे और कार्य करने की आवश्यकता है। वरना कांग्रेस से बढ़िया ना संगठन है, और जो आज़ादी की हवा है वो गुलामी की बेड़ियों से बहुत बेहतर होती है। इसलिए बहुत खुश हूँ। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी में गुलामी है? जी बिल्कुल है, और इस बारी धरातल पे जो ले आए तो शायद ये बेड़ियों से कुछ लोग रिहा हो जाएंगे, उन्हीं के लोग खुश हैं। बात कांग्रेस की नहीं है। आपको कैसे पता है कि बीजेपी वाले खुश हैं? अरे खुश है, संचार आजकल तो दूर संचार से सब पता लग जाता है, टेलीफोन के माध्यम से। मित्र तो हैं ही हमारे सारे, उत्तराखंड छोटा राज्य, सब परिवार ही, तो पता लग जाता है। खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। एक आध लोगों ने क्या फोन किया गया आपको बीजेपी की? बीजेपी नहीं, हम ही नहीं, हमारे कुछ मित्र हैं, उनसे बात करी तो उन्होंने अपनी बड़ी खुशी जताई कि कम से कम तानाशाही की बेड़ियों से आजादी तो मिली। अब कुछ तो बोल पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। लेकिन सेंटर में सरकार तो उन्हीं की बन रही है, स्टेट में उन्हीं की सरकार है। नहीं, लेकिन वो आजाद कैसे हो जाएंगे? लेकिन वो सरकार में रहते हुए सरकार में नहीं है ना। आप देखिए ना, जो हमारे सम्मानित मंत्रीगण हैं, जो हमारे सम्मानित, इस जिले की बात कर लीजिए, इस जिले में 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। वो अपना कॉल फोन रिकॉर्ड दिखा दे कि कब डीएम ने फोन उठाया, कब अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। आप जो बोले मैं उस दंड के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे। ये बात देखिए प्रमाणित है, ये सत्य है। हमारे सबसे सीनियर विधायक यहाँ पे आदरणीय बंशीधर भगत जी हमारे अंकल हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनके पास लोग जाते हैं, जिला अधिकारी से काम करा दीजिए, साफ मना कर देते, मैं फोन पे बात ही नहीं करता हूँ, आप पता कर लीजिए। ये तो कॉमन नॉलेज है। नहीं, ये तो आरोप हर सरकारों में लगता है, कांग्रेस की सरकार में भी लगता है, बीजेपी की सरकार में लगता है, और हर स्टेट में लगता है मोटा मोटी कि ब्यूरोक्रेसी हर सरकार में हावी है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये उत्तराखंड नहीं, एक तो होता है हावी होना, दूसरा ये होता है कि बिल्कुल एलर्जी होना। यहाँ एलर्जी हो चुकी है अधिकारी गणों से, जो हमारे चयनित हमारे विधायक गण हैं उनको एलर्जी हो चुकी। अच्छा, बीजेपी वाले के तो अधिकारी नहीं सुन रहे, क्या कांग्रेस के विधायक आप हैं, आपकी अधिकारी सुन लेते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा क्योंकि हम सत्ता में भी वैसे ही हैं और विपक्ष में भी वैसे हैं। हमारी ना विनम्रता में कोई फर्क आया, ना हमारे अंदाजे बयान में, ना लहजे में। तो इस बात का जो समझदार पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़े लिखे इंसान की वाणी को समझता है। हमारी कोशिश यही रहती है शिक्षित तरीके से बात करी जाए और एक विज्ञान के साथ परिस्थिति का एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसमें जो सभ्य इंसान होगा, समझदार होगा, वो अपने आप करेगा। अधिकारी सुमित हृदय का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मतलब पब्लिक का, जनता का काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जो आप रिकमेंड करते हैं वो अधिकारी सुन लेते हैं? नहीं, देखिए, न्याय संगत जो भी कार्य होता है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन आम जनहित के जो विषय होते हैं उसमें ना वो कॉम्प्रोमाइज उनको करने दिया जाएगा, ना मैं कॉम्प्रोमाइज करूँगा, सीधी बात है। तो नहीं, आपकी सुनवाई हो जाती है? नहीं, मेरी सुनवाई करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि मेरे को पूरी वक्तव्य की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर वो नहीं करेंगे तो खरी खोटी फिर सुननी पड़ेगी।
तो नहीं करेंगे तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, और अमर उजाला से मैं प्रार्थना करूंगा कि उसकी कवरेज अच्छे से करें ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं तक ये बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच में आम जानकारी बने कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपने अमर उजाला से बात के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।